न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र में 7 दिन तक भारी वर्षा का अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज। जाति गणना और ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। शाह आज से शुरू करेंगे महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा। नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में होंगे कार्यक्रम। और अब इसी के साथ देखते हैं खबरों को विस्तार से। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में दस्तक दे चुका है। 16 साल के बाद समय से पहले आए मानसून और मौसम में बदलाव का असर ये हुआ कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई के कई इलाके बारिश से सरोबर हो। मौसम विभाग IMD से जारी अलर्ट के मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार, रविवार की दरमियानी रात तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवा और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली कटौती की खबरें भी आई। मानसून 2025 में 8 दिन पहले आया है। केरल में झमाझम बारिश हुई है। मानसून की पहली झमाझम के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई तटीय राज्यों में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मानसून 23 से 27 जून के बीच पहुंचेगा। बारिश के बावजूद पंजाब में रविवार से 7 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की दस्तक के बावजूद मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी से ज्यादा राहत के आसार नहीं है। 16 साल के बाद समय से पहले आए मानसून और मौसम में बदलाव का असर ये हुआ कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई के कई इलाके बारिश से सरोबर हो। मौसम विभाग IMD से जारी अलर्ट के मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार, रविवार की दरमियानी रात तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवा और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली कटौती की खबरें भी आई। मानसून 2025 में 8 दिन पहले आया है। केरल में झमाझम बारिश हुई है। मानसून की पहली झमाझम के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई तटीय राज्यों में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मानसून 23 से 27 जून के बीच पहुंचेगा। बारिश के बावजूद पंजाब में रविवार से 7 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की दस्तक के बावजूद मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी से ज्यादा राहत के आसार नहीं है। 16 साल के बाद समय से पहले आए मानसून और मौसम में बदलाव का असर ये हुआ कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई के कई इलाके बारिश से सरोबर हो। मौसम विभाग IMD से जारी अलर्ट के मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार, रविवार की दरमियानी रात तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवा और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली कटौती की खबरें भी आई। मानसून 2025 में 8 दिन पहले आया है। केरल में झमाझम बारिश हुई है। मानसून की पहली झमाझम के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई तटीय राज्यों में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मानसून 23 से 27 जून के बीच पहुंचेगा। बारिश के बावजूद पंजाब में रविवार से 7 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की दस्तक के बावजूद मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी से ज्यादा राहत के आसार नहीं है। 16 साल के बाद समय से पहले आए मानसून और मौसम में बदलाव का असर ये हुआ कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई के कई इलाके बारिश से सरोबर हो। मौसम विभाग IMD से जारी अलर्ट के मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार, रविवार की दरमियानी रात तेज आंधी चली और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवा और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था।
कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली कटौती की खबरें भी आई। मानसून 2025 में 8 दिन पहले आया है। केरल में झमाझम बारिश हुई है। मानसून की पहली झमाझम के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई तटीय राज्यों में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मानसून 23 से 27 जून के बीच पहुंचेगा। बारिश के बावजूद पंजाब में रविवार से 7 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की दस्तक के बावजूद मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी से ज्यादा राहत के आसार नहीं है। और अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की रविवार को होने वाली एक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली बैठक में सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाजपा के सुशासन विभाग प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अगली जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा और उसके सहयोगी दलों शासित राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस सम्मेलन में विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न राज्यों के शासित राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित होगा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं पर प्रस्तुतियां देंगे। नेता मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक जैसे आगामी कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श करेंगे। यानी कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की रविवार को होने वाली एक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली बैठक में सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाजपा के सुशासन विभाग प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अगली जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा और उसके सहयोगी दलों शासित राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस सम्मेलन में विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न राज्यों के शासित राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित होगा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं पर प्रस्तुतियां देंगे। नेता मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक जैसे आगामी कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श करेंगे। यानी कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की रविवार को होने वाली एक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली बैठक में सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाजपा के सुशासन विभाग प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अगली जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा और उसके सहयोगी दलों शासित राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस सम्मेलन में विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न राज्यों के शासित राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित होगा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं पर प्रस्तुतियां देंगे। नेता मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक जैसे आगामी कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर।
गृह मंत्री अमित शाह रविवार से महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा शुरू करेंगे। महाराष्ट्र भाजपा के बयान के अनुसार शाह रविवार रात नागपुर पहुंचेंगे। 26 मई को वे जामठा में नागपुर कैंसर संस्थान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे नांदेड़ जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात में वे मुंबई रवाना होंगे। 27 मई को शाम मुंबई में श्री नारायण मंदिर, माधव बाग और सरकाव सजीज जहांगीर हॉल में आयोजनों में शामिल होंगे। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद उनकी पहली महाराष्ट्र यात्रा है। 26 मई को वे जामठा में नागपुर कैंसर संस्थान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे नांदेड़ जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात में वे मुंबई रवाना होंगे। 27 मई को शाम मुंबई में श्री नारायण मंदिर, माधव बाग और सरकाव सजीज जहांगीर हॉल में आयोजनों में शामिल होंगे। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद उनकी पहली महाराष्ट्र यात्रा है। 26 मई को वे जामठा में नागपुर कैंसर संस्थान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे नांदेड़ जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात में वे मुंबई रवाना होंगे। 27 मई को शाम मुंबई में श्री नारायण मंदिर, माधव बाग और सरकाव सजीज जहांगीर हॉल में आयोजनों में शामिल होंगे। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद उनकी पहली महाराष्ट्र यात्रा है। और अब देखते हैं अगली खबर। नोवाक जोकोविच ने आखिरकार करियर का 100वां एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने शनिवार को जिनेवा ओपन फाइनल में शनिवार को हुबर्ट हुर्काज को 5-7, 7-6, 7-6 से हराकर खिताबों का शतक लगाया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के मात्र तीसरे टेनिस खिलाड़ी बने। जोकोविच काफी पहले से 100वें एकल खिताब के लिए जूझ रहे थे, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। जोकोविच ने 9 महीने पहले पेरिस ओलंपिक में करियर का 99वां एकल खिताब जीता था, जिसके बाद से वो शंघाई मास्टर्स और मियामी मास्टर्स में 2 फाइनल हार चुके। अपने 38वें जन्मदिन के 2 दिन बाद 100वां खिताब जीतने के लिए उन्हें 3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। जोकोविच ने जीत के बाद कहा, मुझे यहाँ 100वां खिताब जीतने की खुशी है, मुझे इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविच से अधिक एकल खिताब जिमी कॉर्नर्स, जो कि 109, और रोजर फेडरर 103 के नाम है। अब वो इन दोनों के रिकॉर्ड पर निशाना साधेंगे। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी जोकोविच के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है। सूर्य कुमार ने 100वां टाइटल के साथ तस्वीर डाली और लिखा, इसको डबल करें। उन्होंने शनिवार को जिनेवा ओपन फाइनल में शनिवार को हुबर्ट हुर्काज को 5-7, 7-6, 7-6 से हराकर खिताबों का शतक लगाया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के मात्र तीसरे टेनिस खिलाड़ी बने। जोकोविच काफी पहले से 100वें एकल खिताब के लिए जूझ रहे थे, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। जोकोविच ने 9 महीने पहले पेरिस ओलंपिक में करियर का 99वां एकल खिताब जीता था, जिसके बाद से वो शंघाई मास्टर्स और मियामी मास्टर्स में 2 फाइनल हार चुके। अपने 38वें जन्मदिन के 2 दिन बाद 100वां खिताब जीतने के लिए उन्हें 3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। जोकोविच ने जीत के बाद कहा, मुझे यहाँ 100वां खिताब जीतने की खुशी है, मुझे इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविच से अधिक एकल खिताब जिमी कॉर्नर्स, जो कि 109, और रोजर फेडरर 103 के नाम है। अब वो इन दोनों के रिकॉर्ड पर निशाना साधेंगे। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी जोकोविच के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है। सूर्य कुमार ने 100वां टाइटल के साथ तस्वीर डाली और लिखा, इसको डबल करें। उन्होंने शनिवार को जिनेवा ओपन फाइनल में शनिवार को हुबर्ट हुर्काज को 5-7, 7-6, 7-6 से हराकर खिताबों का शतक लगाया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के मात्र तीसरे टेनिस खिलाड़ी बने। जोकोविच काफी पहले से 100वें एकल खिताब के लिए जूझ रहे थे, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। जोकोविच ने 9 महीने पहले पेरिस ओलंपिक में करियर का 99वां एकल खिताब जीता था, जिसके बाद से वो शंघाई मास्टर्स और मियामी मास्टर्स में 2 फाइनल हार चुके। अपने 38वें जन्मदिन के 2 दिन बाद 100वां खिताब जीतने के लिए उन्हें 3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। जोकोविच ने जीत के बाद कहा, मुझे यहाँ 100वां खिताब जीतने की खुशी है, मुझे इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविच से अधिक एकल खिताब जिमी कॉर्नर्स, जो कि 109, और रोजर फेडरर 103 के नाम है। अब वो इन दोनों के रिकॉर्ड पर निशाना साधेंगे।
भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी जोकोविच के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है। सूर्य कुमार ने 100वां टाइटल के साथ तस्वीर डाली और लिखा, इसको डबल करें। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। वे दोहद, भुज और गांधीनगर में 53,414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी की पहली प्रदेश यात्रा है। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई को भुज में प्रधानमंत्री मोदी 53,414 करोड़ रुपए की लागत वाली 33 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित होगी और इनका कार्य ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, सड़क एवं भवन विभाग, जल आपूर्ति विभाग, पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड, पावर ग्रिड और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण सहित प्रमुख विभागों और बोर्डों की ओर से किया जाएगा। पीएम मोदी दाहोद में रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शॉप का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण रेल मंत्रालय ने 21,405 करोड़ रुपए की लागत से किया है। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित पहला 9,000 HP लोकोमोटिव इंजन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो 2,287 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आनंद गोधरा, महसाणा, पालनपुर और राजकोट हदमतिया रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, साबरमती बोटाड रेलवे लाइन का 107 किलोमीटर विद्युतीकरण और कलोल कड़ी कटोसन रेलवे लाइन का अमान परिवर्तन शामिल है। वे दोहद, भुज और गांधीनगर में 53,414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी की पहली प्रदेश यात्रा है। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई को भुज में प्रधानमंत्री मोदी 53,414 करोड़ रुपए की लागत वाली 33 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित होगी और इनका कार्य ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, सड़क एवं भवन विभाग, जल आपूर्ति विभाग, पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड, पावर ग्रिड और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण सहित प्रमुख विभागों और बोर्डों की ओर से किया जाएगा। पीएम मोदी दाहोद में रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शॉप का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण रेल मंत्रालय ने 21,405 करोड़ रुपए की लागत से किया है। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित पहला 9,000 HP लोकोमोटिव इंजन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो 2,287 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आनंद गोधरा, महसाणा, पालनपुर और राजकोट हदमतिया रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, साबरमती बोटाड रेलवे लाइन का 107 किलोमीटर विद्युतीकरण और कलोल कड़ी कटोसन रेलवे लाइन का अमान परिवर्तन शामिल है। वे दोहद, भुज और गांधीनगर में 53,414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी की पहली प्रदेश यात्रा है। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई को भुज में प्रधानमंत्री मोदी 53,414 करोड़ रुपए की लागत वाली 33 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित होगी और इनका कार्य ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, सड़क एवं भवन विभाग, जल आपूर्ति विभाग, पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड, पावर ग्रिड और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण सहित प्रमुख विभागों और बोर्डों की ओर से किया जाएगा। पीएम मोदी दाहोद में रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शॉप का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण रेल मंत्रालय ने 21,405 करोड़ रुपए की लागत से किया है। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित पहला 9,000 HP लोकोमोटिव इंजन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो 2,287 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आनंद गोधरा, महसाणा, पालनपुर और राजकोट हदमतिया रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, साबरमती बोटाड रेलवे लाइन का 107 किलोमीटर विद्युतीकरण और कलोल कड़ी कटोसन रेलवे लाइन का अमान परिवर्तन शामिल है। इस तरह रेलवे से संबंधित कार्यों का कुल मूल्य 23,692 करोड़ रुपए हो जाएगा। और अब देखते हैं अगली खबर। महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों के अग्रणी भारतीय निर्माता NIBE लिमिटेड को इजराइल की विश्व प्रसिद्ध अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनी से करीब 150 करोड़ रुपए का निर्यात ऑर्डर मिला है।
इस ऑर्डर में 300 किलोमीटर तक की रेंज क्षमता वाली यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण और आपूर्ति शामिल है। ये वैश्विक बाजार के लिए पहली बार भारत में निर्मित एक अत्यधिक उन्नत तकनीक है। NIBE लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, भारत के रक्षा व निर्माण क्षेत्र के एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। इस अनुबंध के साथ हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो भारतीय धरती पर विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक ला रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत है और इसे वर्तमान में उपलब्ध वैश्विक विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑर्डर न सिर्फ NIBE लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में एक बड़ा कदम है, बल्कि आधुनिक युद्ध प्रणालियों के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है। और अब देखते हैं अगली खबर। महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों के अग्रणी भारतीय निर्माता NIBE लिमिटेड को इजराइल की विश्व प्रसिद्ध अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनी से करीब 150 करोड़ रुपए का निर्यात ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 300 किलोमीटर तक की रेंज क्षमता वाली यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण और आपूर्ति शामिल है। ये वैश्विक बाजार के लिए पहली बार भारत में निर्मित एक अत्यधिक उन्नत तकनीक है। NIBE लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, भारत के रक्षा व निर्माण क्षेत्र के एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। इस अनुबंध के साथ हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो भारतीय धरती पर विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक ला रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत है और इसे वर्तमान में उपलब्ध वैश्विक विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑर्डर न सिर्फ NIBE लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में एक बड़ा कदम है, बल्कि आधुनिक युद्ध प्रणालियों के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है। और अब देखते हैं अगली खबर। महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों के अग्रणी भारतीय निर्माता NIBE लिमिटेड को इजराइल की विश्व प्रसिद्ध अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनी से करीब 150 करोड़ रुपए का निर्यात ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 300 किलोमीटर तक की रेंज क्षमता वाली यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण और आपूर्ति शामिल है। ये वैश्विक बाजार के लिए पहली बार भारत में निर्मित एक अत्यधिक उन्नत तकनीक है। NIBE लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, भारत के रक्षा व निर्माण क्षेत्र के एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। इस अनुबंध के साथ हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो भारतीय धरती पर विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक ला रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत है और इसे वर्तमान में उपलब्ध वैश्विक विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑर्डर न सिर्फ NIBE लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में एक बड़ा कदम है, बल्कि आधुनिक युद्ध प्रणालियों के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट EOS-9 को सूर्य की समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने वाले रॉकेट PSLV C61 के असफल होने को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो गंभीर है। मिशन के फेल होने के कारणों की जांच के लिए इसरो ने राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस समिति ने रॉकेट का ऑडिट शुरू कर दिया है। समिति पूरी रॉकेट की गहन समीक्षा के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। बीते रविवार को इसरो का रॉकेट PSLV C61 मिशन फेल हो गया था। PSLV C61 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये PSLV रॉकेट का 63वां और एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में 27वां मिशन था। शुरुआती 2 चरणों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब तीसरे चरण ने काम करना शुरू किया तभी एक तकनीकी समस्या सामने आ गई। तीसरे चरण में प्रेशर कम होने की वजह से सैटेलाइट अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद इसरो ने मिशन के फेल होने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। PSLV C61 के असफल होने को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो गंभीर है। मिशन के फेल होने के कारणों की जांच के लिए इसरो ने राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस समिति ने रॉकेट का ऑडिट शुरू कर दिया है। समिति पूरी रॉकेट की गहन समीक्षा के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। बीते रविवार को इसरो का रॉकेट PSLV C61 मिशन फेल हो गया था। PSLV C61 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये PSLV रॉकेट का
63वां और एक्सएल कॉन्फ़िगरेशन में 27वां मिशन था। शुरुआती 2 चरणों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब तीसरे चरण ने काम करना शुरू किया तभी एक तकनीकी समस्या सामने आ गई। तीसरे चरण में प्रेशर कम होने की वजह से सैटेलाइट अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद इसरो ने मिशन के फेल होने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। PSLV C61 के असफल होने को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो गंभीर है। मिशन के फेल होने के कारणों की जांच के लिए इसरो ने राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस समिति ने रॉकेट का ऑडिट शुरू कर दिया है। समिति पूरी रॉकेट की गहन समीक्षा के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। बीते रविवार को इसरो का रॉकेट PSLV C61 मिशन फेल हो गया था। PSLV C61 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये PSLV रॉकेट का 63वां और एक्सएल कॉन्फ़िगरेशन में 27वां मिशन था। शुरुआती 2 चरणों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब तीसरे चरण ने काम करना शुरू किया तभी एक तकनीकी समस्या सामने आ गई। तीसरे चरण में प्रेशर कम होने की वजह से सैटेलाइट अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद इसरो ने मिशन के फेल होने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। और अब इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।